तो दोस्तों, आपने अगर मकान बना लिया है या मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी फौजी आदमी के लिए मकान बनाना एक चैलेंज के बराबर होता है, क्योंकि मकान में इतना बड़ा अमाउंट लगता है जो कि आधी सर्विस की कमाई के बराबर होता है। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे जिन फौजी भाइयों ने ऑन सर्विस अपना मकान तो बनाया, बढ़िया से बनाया, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट ना तो उस मकान में रह सके, ना उस मकान का फायदा उठा सके और पूरा पैसा उनका वेस्ट चला गया। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने पूरा ध्यान लगाने के बाद में आपके मकान की प्लानिंग करनी चाहिए, और इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे तो उस मकान का आप पूरा फायदा भी उठा सकेंगे और साथ ही में आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की। दोस्तों, फौजी आदमी जब मकान बनाते हैं तो 80% से ज़्यादा लोग होम लोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए होम लोन का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन होम लोन के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण हमें कई सारे नुकसान होते हैं। मैं आपको बता दूं कि फौजी भाइयों के लिए एक विशेष प्रकार की होम लोन की सुविधा है। इस होम लोन का नाम है शौर्य होम लोन, और इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से शौर्य होम लोन का इस्तेमाल करके आप 4.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। जब होम लोन अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है तो जहां तक हो सके आप प्राइवेट बैंकों को इग्नोर कीजिए और अपने डीएसपी अकाउंट से एसबीआई के थ्रू होम लोन लीजिए, और हो सके तो शौर्य होम लोन लेने की कोशिश करें। शौर्य होम लोन में आपको ब्याज के परसेंटेज कम मिलेंगे और उसके अतिरिक्त कई सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलेगी जिसका आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम देगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा पॉइंट, मकान की प्लानिंग करने से पहले आप पूरी तरह से अपने बारे में सोचें कि आपने सर्विस के बारे में क्या डिसीजन लिया है। आप शॉर्ट सर्विस करके रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर लंबी सर्विस करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपके मकान की प्लानिंग का बहुत बड़ा भाग निर्भर करता है। अगर आप समझते हैं कि आपने शॉर्ट सर्विस कर यानी 15 या 17 साल सर्विस कर रिटायरमेंट लेके घर जाना है, तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी एक और नया फ्यूचर बनाना पड़ेगा, अपने लिए एक रोजगारी का अवसर ढूंढना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद में कई सारी परिस्थितियां आपके सामने आएगी। आपको शायद हो सकता है कि एक नौकरी की जरूरत पड़े, या फिर आप अपना छोटा मोटा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। आपकी जो भी प्लानिंग है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने अपने मकान का लोकेशन चॉइस करना चाहिए। अगर ये लोकेशन चॉइस करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो बाद में आपको बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि मकान एक जगह रह जाएगा और आप अपने भविष्य को बनाने के लिए दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर जाएंगे, तो उस मकान का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मकान का प्लानिंग करने से पहले आपने पूरी तरह से तय करना है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपका भविष्य आपने किस जगह पे बनाना है। आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, या फिर आप अपना ओन बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपने मकान को प्लान करना चाहिए। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं, ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप फ्यूचर में सोच रहे हैं, क्या वो अवेलेबिलिटी वहाँ पर है। छोटे शहरों में या बड़े शहरों में आप रहते हैं तो वहाँ पर जो भी आपने प्लानिंग किया है अपने फ्यूचर के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर है कि नहीं, उस हिसाब से आपने अपना लोकेशन चॉइस करना चाहिए। आजकल एक सर्विसमैन की सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम होने लगी है धीरे धीरे करके, और गवर्नमेंट जॉब मिलना एक तरह से ना के बराबर हो गया है। तो उस परिस्थिति में आपने अपनी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढनी है। आप उसमें सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर आप अपना छोटा सा बिजनेस करेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने अपने मकान का लोकेशन चॉइस करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप मकान बना देते हैं और उसमें आपका पूरा बजट लग जाता है तो उसको बाद में ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूजुअली सभी फौजी भाइयों की ये इच्छा होती है कि मैं इतने सालों तक फौज में नौकरी करके आया हूँ, घर से दूर रह के आया हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद में मैं अपने उसी ग्रामीण इलाके में अपनी नेटिव प्लेस के आसपास रहूं, जहां पर मेरा पूरा समाज है, मेरी कम्युनिटी है और मेरा घर परिवार जमीन जायदाद है, मैं वहीं पर रहूं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जहां पर आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने भविष्य को देख के थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, फौज की फैसिलिटियों का ध्यान रखें। देखिए, 15, 17 या जितनी भी आप सर्विस करके आ रहे हैं, तो उसके बदले में आपको जो सेना की तरफ से फैसिलिटी मिलती है वो आपके सेना के प्रति योगदान के लिए मिलती है। आपने जो भी त्याग दिया है उसके बदले में सरकार ने आपको फैसिलिटी दी है। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप इन फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते
तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपने हमेशा मकान बनाने से पहले यह ध्यान रखना है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको जो सेना की सुविधाएं मिलती है, जैसे कि ECSH आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तब आपकी भी एज कुछ उस स्टेज पे पहुंच जाएगी, आपके माता पिता की एज ऐसी स्टेज पे होगी जहां पर बीमारी ज़्यादा होने का चांस रहता है। आपके बच्चों का, आपका फैमिली का भविष्य सिक्योर करने के लिए, मेडिकली हेल्थ सिक्योर करने के लिए आपको ECSH की सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि जहाँ पर थोड़ा ECSH की सुविधा मौजूद हो, ऐसी जगह पर आप प्लानिंग करें। दूसरा, आपको CSD की फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे एक सर्विसमैन जो है महीने में एक ही बार CSD जाता है और पूरा सामान लेकर आता है, लेकिन महंगाई के इस ज़माने में आपको CSD की तरफ से अगर 3-4 हज़ार रुपये का भी हर महीने बेनिफिट मिलता है तो एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे केंद्रीय विद्यालय है, आमतौर पे फौजी भाइयों के बच्चे जो है ऑन सर्विस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और बाद में जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनके फ्यूचर को लेकर, बच्चे के फ्यूचर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप देखें कि आपके आसपास में केंद्रीय विद्यालय अवेलेबल है या नहीं, या आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, आगे के भविष्य के लिए वहाँ पर सुविधाएं है कि नहीं। ऐसे लोकेशन आपने चॉइस करना चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जब भी मकान की प्लानिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ऐड करने की कोशिश करें। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम मकान बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा अमाउंट हम यूज़ करते हैं, हमारा बहुत बड़ा बजट मकान के खर्चे में चला जाता है। कीमत जो है ज़मीन की होती है, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से आप बना सकते हो। तो जहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, वहाँ पर उसी मकान के प्लानिंग में अगर आप छोटी सी एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ऐड कर देते हो तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि आप मकान की प्लानिंग कर रहे हो, बीच में बैक साइड में या रोड साइड में जहाँ भी आपको स्पेस सही लग रहा है, लोकेशन सही लग रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा दुकान भी आप अपने प्लानिंग के साथ में ऐड कर दीजिए। तो वो दुकान आपको भविष्य में काम आ सकती है। रिटायरमेंट के बाद में आपको लगता है कि मुझे इस लोकेशन को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, तो उसी दुकान में आप अपना छोटा सा बिजनेस चला के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य उस दुकान को हैंडल कर सकता है। तो ये एक रोजगारी का, इनकम का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आप मकान में बड़ा बजट लगा रहे हो, उसके साथ में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप ज़रूर ऐड कीजिए, तो कि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी पॉइंट कि आप जब भी मकान का प्लानिंग करते हैं तो उसका बजट जो है एक सुनिश्चित बजट बनाइए। आपकी इनकम कितनी है, आपको कितनी मकान की ज़रूरत है, आप उस हिसाब से अपना एक निश्चित बजट बनाइए। आमतौर पे हमने ये देखा है कि जब भी फौजी भाई मकान बनाते हैं तो अपने रुतबे को ध्यान में रखकर बड़ा सा मकान बनाते हैं, बड़ा ह्यूज अमाउंट उसमें लगाते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि जब आप रिटायरमेंट के समय में आते हो तो आपके पास पैसों की कमी आ जाती है, और पैसों की कमी के कारण आपके भविष्य को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जब भी आप मकान का प्लानिंग करते हैं तो एक निश्चित बजट बनाइए। ये इंश्योर कीजिए कि आपको कितने मकान की ज़रूरत है, मतलब कि उसमें कितने कमरे होने चाहिए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, इन फ्यूचर आपको किस टाइप के मकान की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आप उसका एक निश्चित बजट बनाइए। मकान बनाते समय ज़्यादा शोबाजी करने की और ज़्यादा महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑन सर्विस है और अपना मकान बना रहे हैं तो इस समय आपको ज़्यादा शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद आपको ये कंफर्म हो जाता है कि अब मेरा नेक्स्ट फ्यूचर यहाँ पर है, मैं इसी मकान में रहकर अपना आगे का भविष्य देख सकता हूँ और आसानी से ज़िंदगी बिता सकता हूँ, तब आप मकान को और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ज़्यादा आप जैसे चाहे उसको उसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजट को तय कीजिए। आपकी जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आप मकान बनाइए। फालतू का स्पेस खरीद कर और फालतू की चीज़ें ऐड कर मकान का बजट मत बढ़ाइए। इस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे तो आपके कई सारे अमाउंट बच जाएंगे, जिसको अच्छे से इन्वेस्ट करके आप अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, खास करके हमने जो पॉइंट बताए, एक तो आपने जब होम लोन लेना है तो आपने होम लोन सरकारी तौर पे या शौर्य होम लोन यूज़ करना है। दूसरा, आपने जब मकान का बजट बनाना है
तो बजट एकदम सुनिश्चित होना चाहिए। आपके मकान के प्लानिंग में आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को ऐड करना है और आपके भविष्य को देखते हुए आपने लोकेशन चॉइस करना है और आपको जहां पर फौज की सुविधाएं मिले उस सुविधाओं का फायदा उठाने का कोशिश करना है। इन 5 टॉपिकों को आप ध्यान में रखकर मकान बनाएंगे तो ये मकान आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट्स करके पूछिएगा और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम भविष्य बनाने के लिए मदद कर सके। नमस्कार, जय हिंद।